मैं आनंद राज आप सभी के बीच बीएड फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाए हैं। देखिए जो टॉपिक हम जो है ये हम लोग का जो बीएड का जो फर्स्ट जो कोर्स है, कोर्स 1 जिसे हम बोलते हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसी का ये यूनिट 1 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बाल्यावस्था से आपसे एक रिलेटेड क्वेश्चन हर साल ही आता ही है। तो देखिए क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं तथा बाल्यावस्था पर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन करें। या इसी को जब तीनों को हम चार जगह मिला देते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक, इसी को बोला जाता है बाल्यावस्था के विभिन्न आयाम। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें हम बाल्यावस्था के इंट्रोडक्शन भी दिए हुए हैं, परिभाषा भी दिए हुए हैं, बाल्यावस्था के उपनाम भी दिए हुए हैं, फिर बाल्यावस्था के विभिन्न विशेषता भी दिए हैं, फिर तब उसके बाद विभिन्न आयाम लिखे हैं। तो क्वेश्चन आपको सिर्फ बाल्यावस्था पूछेगा तो आप विशेषता तक लिखिएगा। जब आपको विभिन्न आयाम पूछेगा बाल्यावस्था तो आप इंट्रोडक्शन, परिभाषा तक लिखिए, फिर उसके बाद आप कहाँ लिखिएगा तो फिर आप उसको आयाम लिखिएगा। मतलब विशेषता लिखने की जरूरी नहीं, जब विशेषता का है तब लिखिएगा। तो आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कोई भी अवस्था का निर्धारण आयु के आधार पर नहीं होता है। देखिए कोई भी अवस्था होता है ना, उसका निर्धारण क्या होता है कि आयु के आधार पर नहीं। इसे कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपको एक फिल्म देखने में कोई मिल गया, ठीक है, तो बाल्यावस्था का निर्धारण हम कितना करते हैं, 6 से 12 वर्ष। लेकिन देखिए जो कोई मिल गया फिल्म है, मूवी है, उसमें देखिएगा कि जो ऋतिक रोशन है वो मतलब एज बहुत ज़्यादा है, मतलब सियाना है, लेकिन क्या उसमें अभी गुण बाल्यावस्था जैसा है, तो उसको हम बाल्यावस्था में ही रखेंगे। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नहीं किशोरावस्था में चले, क्योंकि बाल्यावस्था का गुण दिखा रहा है। तो वही चीज़ कहा गया है कि कोई भी अवस्था का निर्धारण क्या होता है कि एज के आधार पर नहीं होता है, बल्कि उसमें पाए जाने वाले विशेषता के आधार पर किया जाता है। मतलब उसमें विशेषता लक्षण है कि वो बाल्यावस्था जैसा दिखा दे रहा है। फिर लिखा है, हम जानते हैं कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। जैसे पहले क्या होता है, शैशवावस्था, तब बाल्यावस्था, तब क्या होता है किशोरावस्था, तब पौधावस्था, फिर कोई कोई बुक भी दे दिया है पौधावस्था भी दे दिया, वृद्धावस्था भी दे दिया रहता है। तो वही कहा गया है कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। यानी बाल्यावस्था बाल विकास से क्या है, दूसरी अवस्था है। मतलब पहली अवस्था शैशवावस्था हो गया, दूसरा बाल्यावस्था होगा, तीसरा किशोरावस्था, चौथा पौधावस्था, कोई कोई बुक में वृद्धावस्था दे दिया तो 5वां अवस्था हो जाएगा। फिर दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिकों ने 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया है। मतलब ये एवरेज मतलब एज है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या है कि बाल्यावस्था कहकर संबोधित किया गया है। इस अवस्था में बालक में जो आदत एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, इनमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। मतलब जो इसमें बालक में जो इसमें आदत हो जाएगा, उसी के आधार पर क्या करेगा, आगे वही व्यवहार करते चला जाएगा। तो ये चीज कहा गया है कि इस अवस्था में बालक में जो आदत एवं ढंग विकसित हो जाते हैं, इनमें आगे जाकर परिवर्तन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था को शिक्षाविद एवं मनोवैज्ञानिकों ने बालक का निर्माणकारी काल, मतलब कंस्ट्रक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ का है। मतलब बालक का क्या है, निर्माणकारी है। मतलब इसी अवस्था में जो चोर होगा तो चोर बनेगा आगे जाके, और मतलब अच्छा आदमी होगा तो अच्छा बनेगा। तो वही चीज कहा गया, बालक क्या है, एक निर्माणकारी काल है। शिक्षा को आरंभ करने के लिए यह अवस्था सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मतलब एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब शिक्षा प्रारंभ करने के लिए ये अवस्था सबसे क्या है, उपयुक्त मानी। जैसे अवस्था उतना बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन इसमें क्या है कि बच्चा अब स्कूल जाना आरंभ कर देता है, तो ये उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इस आयु को, मतलब एज को, शिक्षाविदों ने प्रारंभिक विद्यालय की आयु, मतलब एक्समेट्री स्कूल एज कहा है। बाल्यावस्था वास्तव में मानव जी का स्वर्णिम, मतलब गोल्डन समय होता है, स्वर्णिम समय है, जिसमें सर्वांगीण विकास, मतलब यही गोल्डन एज है। इसमें बालक जैसा चाहेगा वैसा बनेगा, खराब चाहेगा तो खराब बनेगा, निमन चाहेगा तो निमन बनेगा। फिर आगे है बाल्यावस्था की विभिन्न परिभाषा। मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षाविदों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बाल्यावस्था के निम्नलिखित परिभाषाएं दी है। पहला है रॉस के अनुसार। रॉस बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था छद्म, छद्म को हम लोग देहाती लैंग्वेज या कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं, झूठा बोलते हैं। छद्म हो गया साइकोलॉजी लैंग्वेज, मतलब मनोविज्ञान की भाषा। मतलब बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी की अवस्था, मतलब झूठा, मतलब इसमें बच्चा पूरा मैच्योर नहीं होता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है मैच्योर होने, मैच्योर पूर्ण रूप से किशोरावस्था में होता है। तो वही लिखा है कि बाल्यावस्था क्या है, छद्म परिपक्वता की अवस्था है, मतलब मैच्योरिटी की अवस्था है। फिर है किलपेट्टी के अनुसार, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की प्रक्रिया, मतलब इसमें समाजीकरण में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मतलब एक कंपटीशन बोल लीजिए कि एक समाजीकरण करना है, कॉम्पिटिटिव समझ लीजिए। फिर आगे लिखा है कॉलेम ब्रूस के अनुसार, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल करने में इसमें बच्चा मतलब बहुत ज़्यादा जो बच्चा जैसा मतलब आदत बना लेगा उसी के अनुरूप क्या होता है वो बनता है। तो अच्छा
तो इसमें अनोखा कहने का मतलब है कि जैसा मान लीजिए इसमें कोई बालक चोर हो गया तो चोर बनेगा, अच्छा है तो अच्छा बनेगा, मतलब अनोखा है, यही चीज़ निर्माणकारी है, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं। फिर कुप्पू स्वामी बोल रहे हैं बाल्यावस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन, ये भी वही डिफिनेशन दे रहे हैं, थोड़ा चेंज कर दिए कि बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक में अनोखे परिवर्तन होते हैं। फिर स्टैंग के अनुसार है शायद कोई ऐसा खेल ना हो जिसे 10 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में नहीं खेलता होगा, मतलब स्टैंग कहते हैं कि शायद कोई ऐसा खेल ना हो जिसे 10 वर्ष का बालक बाल्यावस्था में नहीं खेलता, मतलब जितना भी खेल है सब 10 वर्ष की अवस्था में बालक खेल लेता है। फिर है ब्लेयर जोन्स एवं सिप्सन के अनुसार लिखा हुआ है शैक्षिक दृष्टिकोण मतलब एजुकेशन दृष्टि से, मतलब एजुकेशन की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति के जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती। देखिए कहने का मतलब हुआ इसी जगह से शिक्षा का आरंभ होता है। मान लीजिए कोई बालक है वो बचपन में नहीं पढ़ा, मतलब बाल्यावस्था में नहीं पढ़ा, तो उसको किशोरावस्था में कितना पढ़ा दीजिएगा तो पढ़ेगा। तो वही चीज़ कर रहा है कि शैक्षिक दृष्टिकोण से कोई भी व्यक्ति के जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं होती, मतलब बाल्यावस्था में पढ़ेगा तो आगे भी पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो कबो नहीं पढ़ेगा। किशोरावस्था में जाकर कोई देखते हैं स्कूल जाता हुआ, तो 14 साल 15 साल की एज में देखते हैं कोई स्कूल जाता हुआ, नहीं, मतलब उसको बाल्यावस्था से ही स्टार्ट करेंगे तब वो आगे जाकर पढ़ेगा। फिर अब देखते हैं बाल्यावस्था के उपनाम। देखिए उपनाम बहुत जरूरी है, आप कोई भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि टोली समूह की अवस्था किसे कहते हैं, मतलब इस चीज़ को आप याद हो जाएगा तो समझिए आप बाल्यावस्था बहुत ज़्यादा आपको कमांड हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए पढ़ते हैं यहाँ से, लिखा हुआ है अभिरुचि की अवस्था। अभिरुचि का मतलब इसमें बच्चा में बहुत ज़्यादा अभिरुचि होती है, मतलब कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अभिरुचि होती है, इसीलिए इसके आ जाता है कि यह अभिरुचि की अवस्था है। दूसरा टोली या समूह की अवस्था। देखिए बच्चा कोई भी खेल खेलेगा तो टोली में एक ग्रुप में ही खेलेगा, बच्चा भी रहेगा तो अपना एक ग्रुप बना कर रहता है, एक टोली बना कर रहता है, लड़का हो या लड़की। तो वही बोल रहा है कि बाल्यावस्था का एक उपनाम क्या हो गया, टोली या समूह की अवस्था, मतलब गैंग एज भी बोलते हैं। गैंग पूछेगा तो आप क्या बता दीजिएगा, बाल्यावस्था। फिर लिखा है समान लिंग के प्रति आकर्षण। देखिए बाल्यावस्था में समान लिंग के प्रति आकर्षण का मतलब हुआ कि लड़का लड़का से दोस्ती और लड़की लड़की से दोस्ती करती है, समझ आए। लेकिन किशोरावस्था में इसके विपरीत हो जाता है, लड़का लड़की से और लड़की लड़का से, मतलब उसमें विषमलिंगी प्रति आकर्षण होता है, विषम लिंग के प्रति क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। फिर लिखा है जीवन का अनोखा काल, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। बालक जो चीज़ बनना चाहता है वो चीज़ होता है, आदत जैसा बना लेगा, इसलिए जीवन में क्या कहते हैं, इसे अनोखा काल कहते हैं। फिर मूर्त संज्ञानात्मक, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई देता है, तो बाल्यावस्था में बालक के जो चीज़ दिखाई देगा उसी के बारे में वो क्या करेगा, सोचेगा, इसी को मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था जो पियाजे कहे हुए हैं। फिर गंदी अवस्था। देखिए गंदी अवस्था कहने का मतलब हुआ कि देखिएगा बालक स्कूल जाएगा, स्कूल से आएगा तो देखिएगा पूरा गंदा कपड़ा कर लेगा, खेलते कूदते आता है पूरा, इसीलिए इसे गंदी अवस्था कहते हैं। फिर देखिए इधर खेल की अवस्था लिखा हुआ है, तो इसमें बच्चा ज़्यादा खेल को प्रधानता देता है। फिर है मूर्त चिंतन, वही है मूर्त की वो जो चीज़ उसे दिखाई देगा उसी पर चिंतन करेगा। फिर आगे देखिए, आगे दिखाते हैं। फिर लिखा हुआ है चुस्ती की अवस्था। देख चुस्ती करने का मतलब हुआ कि बच्चा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, सक्रिय बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत, इसीलिए इसे चुस्ती की अवस्था। कोई चीज़ में बोलिएगा तो बहुत जल्दी वो भाग लेगा, कहीं बोलिएगा वो जाने के लिए एकदम 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, तो वही चुस्ती की अवस्था इसे कहते हैं बाल्यावस्था। फिर है निर्माणकारी अवस्था, इसमें बच्चा जो चीज़ चाहेगा वो चीज़ बन सकता है, मतलब बाल्यावस्था समझिए एक तरह की आधार है। फिर है आरंभिक विद्यालय की अवस्था, जो पहले ही बताया कि इसमें बच्चा आरंभिक मतलब विद्यालय जाने के लिए प्रारंभ कर देता है। फिर है तार्किक चिंतन, मतलब तार्किक चिंतन करता है। अब देखिए, अब देखते हैं यहाँ बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता। तो लिखा हुआ है हरलॉक ने बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बीच का समय माना है। लिखा है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। देखिए पहला लिखा है शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता, मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट लिखा हुआ है। देखिए शारीरिक और मानसिक विकास की स्थिरता का मतलब समझे कि देखिए बच्चा जब शैशवावस्था में तो उसका बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक विकास होता है, तो हम देखते देखते देखिएगा बच्चा छोटा से बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब बाल्यावस्था में आता है तो उसका विकास जो होता है धीमा पड़ जाता है, तो वही चीज़ कहा गया है कि 6 से 7 वर्ष की एज के बाद बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति धीमी मतलब स्थिर पड़ जाती है। यह स्थिरता उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करने के लिए होती है। मान लीजिए एकाएक आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ समझ नहीं रहा है तो वो चीज़ खराब है, तो कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं फिर उसको समझेंगे तो थोड़ा धीमा होगा ना, पढ़ाई हम रुक जाएंगे। तो वही चीज़ है कि यह गति धीमी पड़ जाती है, यह स्थिरता उसकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों को दृढ़ता मतलब मजबूती प्रदान करती है, जिसके फलस्वरूप उसका मस्तिष्क क्या होता है, परिपक्व हो जाता है, मतलब मेच्योरिटी मतलब मेच्योर आ जाता है उसके मस्तिष्क में। फिर लिखा है रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या मतलब होता है झूठा, पहले भी बताया है, परिपक्वता के काल बताते हुए लिखे हैं कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर अब देखते हैं जिज्ञासा की प्रबलता, द इंटेंसिटी ऑफ क्यूरियसिटी। जिज्ञासा के मतलब आप जानते हैं
सिंपल जिज्ञासा का मतलब होता है कोई चीज़ के बारे में की इच्छा, मतलब कोई चीज़ के बारे में जानने के लिए। मान लीजिए कोई बच्चा होगा, आपसे बार बार पूछेगा कि कैसे होता है, क्यों हो रहा है, ये फूल का रंग लाल ही क्यों है, काला क्यों नहीं, मतलब गजब गजब क्वेश्चन पूछेगा, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें जिज्ञासा रहती है। तो वही चीज़ कहा गया है कि इस अवस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, यानी बालक जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है वह उनके विषय में जानना चाहता है तथा जिसके लिए क्यों एवं कैसे जैसे प्रश्न पूछता है, मतलब क्यों एवं कैसे जैसे प्रश्न पूछता है। अब आइए देखते हैं संचय प्रवृत्ति, मतलब इक्विजिशन टेंडेंसी। देखिए लिखा हुआ है संचय का मतलब कोई चीज़ को मतलब संग्रह करना। इस अवस्था में बालक में संचय करने की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलता है। बालक विशेष रूप से पुराने स्टाम्प, खिलौने, गोलियां, दिया सलाई के खाली डिब्बे, तस्वीर, कपड़ों के टुकड़े आदि संग्रह करते हैं। मतलब देखिएगा बालक जो होगा वो पुराने स्टाम्प करने का मतलब जो टिकट होता है ना, वो चीज़ को मतलब जमा करेगा, खिलौने को जमा करेगा, गोलियां खेलने वाला, दिया सलाई खाली डिब्बे, मतलब जो सेफ्टी माचिस होता है उस चीज़ सबको क्या करेगा, जमा करेगा। फिर कपड़ा का टुकड़ा को लड़की लोग जमा करती है, तो ये चीज़ गुड़िया बनाती है, तो ये सब चीज़ है। फिर देखते हैं खेल की प्रधानता, इम्पोर्टेंसी ऑफ प्ले। इस अवस्था में बालक में खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि दिखाई पड़ती है। इस अवस्था में बालक लुढ़कने लुढ़कने समझ रहे हैं ना, देखिएगा जो घर का जो सीढ़ी होता है उस पर बच्चा फिसलते रहता है, उसी को लुढ़कना बोलते हैं। तो बालक लुढ़कने, दौड़ने, छिपने 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 जैसा भी खेल खेलता है, कुश्ती आदि खेलों में, तथा लड़कियां गुड़िया के खेल को अधिक पसंद, मतलब जो कपड़ा है गुड़िया बनाकर वो खेलती है लड़की लोग। अब देखते हैं आत्मनिर्भरता की भावना, फीलिंग ऑफ द सेल्फ डेवलपमेंट। लिखा हुआ है बाल्यावस्था में शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिए दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। वह अपने व्यक्तिगत कार्य अर्थात नहाना धोना, कपड़ा पहनना, भोजन करना, समय समय से स्कूल जाने की तैयारी, समय से स्कूल जाने की तैयारी करता है। देखिए जब बच्चा शैशव अवस्था में रहता है ना, तो वो मम्मी से नहाना, खाना खाना, ये सब अपनी मम्मी से करवाता है, मतलब दो दूसरे पर आश्रित है। लेकिन जैसे बाल्यावस्था में जाता है तो वो खाना खाना स्वयं ये सब चीज़ करने लगता है। समझ गया, तो वही चीज़ कहा गया है। फिर लिखा है स्वलिंगी प्रेम, मतलब सेल्फ सेक्स लव। लिखा हुआ है इस अवस्था में बालक में स्वलिंगी प्रेम पाया जाता है, अर्थात बालक केवल बालकों से दोस्ती करता है और केवल बालिकाओं से और बालिकाएं केवल बालिकाओं से दोस्ती करती है। इस अवस्था में विषमलिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण नहीं होता। देखिए हम पहले ही कहे थे कि देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है कि समान लिंग के प्रति आकर्षण होता है, मतलब बालक बालक से दोस्ती करता है और बालिकाएं बालिकाएं से दोस्ती करती है। लेकिन किशोरावस्था में क्या होता है, इसके विपरीत हो जाता है, मतलब बालक बालिकाएं से, मतलब लड़का लड़की से, और लड़की लड़का से दोस्ती करना चाहता है, मतलब विषमलिंगी आकर्षण होता है। अब देखिए लिखा है बाल्यावस्था के विभिन्न आयाम, तो चार आयाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। तो वो चीज़ है, तो हम एक वो डिफाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, पहला लिखा है सामाजिक प्रभाव में क्या लिखा है, देखिए लिखा है हम जानते हैं कि बालक पर समुदाय का सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, क्योंकि कोई भी बालक कोई ना कोई समाज में अवश्य रूप से जन्म लेता है। कोई भी बालक है क्या है कि कोई ना कोई समाज में जरूर जन्म लेता है, मतलब उस पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, यानी प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, और धीरे धीरे उस समाज की सभ्यता और सामाजिक प्रगति का भी मुख्य आधार बन जाता है। और धीरे धीरे क्या करता है, समाज के बारे में जानने लगता है, उसका क्या है कि प्रगति का क्या बन जाता है, मुख्य आधार बनाता है। बालक समाज में ही देखता है कि समाज के सभी व्यक्ति अपने समुदाय की उन्नति के लिए कार्य करते हैं, और बालक उन्हीं का अनुकरण, मतलब नकल करना, इमिटेशन होता है, करके सीखता है। समुदाय में ही समय समय पर मेले, उत्सव, सामाजिक सम्मेलन, धार्मिक कार्य आदि आयोजित होते हैं, जिससे बालक भाग लेकर सामाजिक जीवन एवं सामाजिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। मतलब समाज में देखता है मेले, ये सब देखता है, तो उसमें क्या होता है, सामाजिक गुण का विकास होता है। फिर लिखा है हम जानते हैं कि कोई भी बालक अपने समुदाय में रहकर ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को वास्तविक रूप से समझता है, मतलब समाज में ही बताया जाता है तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने समाज में ही सीखता है। फिर लिखा हुआ है अतः हम कह सकते हैं कि समुदाय किसी भी बालक के सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है, जिससे बालक में नागरिक गुणों का विकास होता है तथा उसमें सेवा, त्याग और सहयोग की भावना उत्पन्न। देखिए सामाजिक विकास होगा तब ना बालक में क्या होगा कि सेवा करने की भावना होगा, उसमें त्याग होगा, उसमें सहयोग करने की भावना विकसित होगी। फिर आप देखिए राजनीतिक प्रभाव, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि कोई भी बालक को राजनीतिक प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप से देता है, मतलब उसका जो राजनीतिक जो प्रभाव उसके राजनीतिक विचारों को निश्चित रूप से क्या देता है, रहते हैं। तो उसमें राजनीतिक जब प्रभाव पड़ेगा तब उसमें राजनीतिक विचार आएगा। जैसे लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि अमेरिका के निवासी लोकतांत्रिक विचारों और आदर्शों को समर्थन करते हैं, तो वही चाइना एवं रूस के लोग साम्यवादी विचारों और सिद्धांतों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो वही भारत लोकतांत्रिक विचार एवं साम्यवादी विचार दोनों का समर्थन करता है। देखिए जो चाइना है क्या करता है, साम्यवादी विचार का सपोर्टर है चाइना के लोग, तो अमेरिका क्या है कि लोकतांत्रिक, तो वही भारत क्या है, दोनों का, साम्यवादी और लोकतांत्रिक दोनों का समर्थन करते हैं। फिर देखिए आर्थिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव मतलब इकोनॉमी
इन्फ्लुएंस हो जाएगा। लिखा है कि हम जानते हैं कि आर्थिक का अर्थ होता है धन कमाना, मतलब धन अर्जन करना। अतः समुदाय का आर्थिक प्रभाव उद्योगों एवं व्यवसाय में दिखाई देता है। उद्योग में मतलब समाज में रहिएगा तो उद्योग व्यवसाय में से ना आप पैसा कमाइएगा। तो वही कह रहा है कि अतः समुदाय का आर्थिक प्रभाव उद्योगों एवं व्यवसाय में दिखाई देता है। हम जानते हैं कि बालक अपने समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न व्यवसायों में लगा हुआ देखता है, जिससे उसमें भी व्यवसाय के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। मतलब देखता है कि कोई कोई कैसे कमा रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है, तो उसमें भी बिजनेस करने की रुचि उत्पन्न होती है तथा उस व्यवसाय को वह सीखने के लिए वह उत्सुक हो जाता है। कभी कभी बालक अपने माता पिता या अन्य संबंधियों को उसके व्यवसाय में सहायता भी करता है। मतलब दुकान, देखिए गाँव में जाइएगा, देखिए बच्चा स्कूल से पढ़ के फिर दुकान पर चल जाएगा, फिर मतलब उसमें सहयोग देता है। बालक अपने माता पिता को उसके व्यवसाय में सहायता देखने को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। मतलब गांव में देखने को मिलता है व्यवसाय में सहायता देने का बालक को, ताकि जहाँ विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में, अभी गाँव में तो कृषि क्षेत्र प्रधान है नहीं है, तो कृषि क्षेत्र में देखने को अधिक मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक को व्यवसाय चुनने के लिए समुदाय आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। फिर है राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव। हम जानते हैं कि प्रत्येक समुदाय की अपनी अपनी संस्कृति होती है, यानी बालक जिस समाज में पलता बढ़ता है तो बालक उसी समाज के अनुरूप उसकी संस्कृति को सीखता है। मान लीजिए अच्छे समाज में रखिएगा तो अच्छा संस्कृति को सीखेगा, खराब समाज में रखिएगा तो खराब संस्कृति को सीखेगा। तो ये चीज़ है। मान लीजिए किसी को अब अमेरिका भेज दिया तो वो पश्चिमी सभ्यता को सीख लेगा जल्दी, वहाँ के सभ्यता को सीखेगा, संस्कृति को सीखेगा। इंडिया में रखिए तो इंडिया को सभ्यता को सीखेगा। समझ रहे, तो ये सब बात है। तो उसी अनुरूप उसकी संस्कृति को सीखता है। जैसे कोई बालक जंगल में पालन पोषण होता है तो वह बालक आदिवासी संस्कृति को सीखेगा। देखिए बालक का, मान लीजिए एक फिल्म है जंगल बुक है, क्या हम उतने याद नहीं है, उसमें एक मोगली रहती है तो उसको जंगल में रखता है, तो जंगल के बारे में वो जंगल कैसे मतलब आवाज़ कैसे निकालता है शेर बाघ, तो उसके बारे में सीख जाती है, मतलब वैसा संस्कृति को सीख जाती है। वही लिखा है आगे, जब बालक अपने से बड़े लोगों को अपनी संस्कृति का सम्मान और संरक्षण करते हुए देखता है, जिसमें उनमें भी वैसा करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिसके अलावा अलावा बालक समुदाय में व्यक्तियों की बोलचाल, भाषा और शब्दावलियों का भी ज्ञान प्राप्त करता है। यही कारण है कि एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के व्यक्तियों से भाषा एवं शब्दों में उच्चारण में भिन्न होते हैं। मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण मोतिहारी के, ठीक है, यहाँ का जो भाषा होगा, आप चल जाइए छपरा, दोनों में बहुत ज़्यादा मतलब उच्चारण में आपको अंतर मिल जाएगा। समझ रहे हैं, यहाँ को कुछ अलग बोला जाएगा, वहाँ कुछ अलग बोला। तो वही चीज़ बोला कि प्रत्येक समुदाय का अपना अपना भाषा लैंग्वेज होता है। जब जब बालक समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सवों को देखता है तब भी उसमें अनुकरण करता है। अतः जब बालक पहली बार विद्यालय में आता है, उसका भाषा धर्म नैतिकता की कुछ विशेषता उसकी संस्कृति को भी बताती है। देखिए बालक जब प्रथम बार इस विद्यालय जाए ना, देखिएगा वो अपने घर का ही भाषा बोलता है, उससे पता चलता है उसका संस्कृति कैसा है। तो थैंक यू।